प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? ठीक ठाक। तो देखो बच्चे, डीपीएसपी में कुछ बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज उस पर थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार तुम्हारा रिवीजन करा दूं। और देखो, सारी जो है क्लासेस यहाँ चैनल पर, प्रतिष्ठा चैनल पर मौजूद है, ठीक है ना? फ्री में एकदम अवेलेबल है। तो आप आकर के यहाँ जुड़ जाओ प्यारे भाई, और थोड़ा लाइक कमेंट भी करो यार, ठीक है? चलो देखो, तो भाई डीपीएसपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर एक फैक्ट किस भाग में है? तो प्यारे बच्चे, ये है भाग 4 में। किस भाग में है? भाग 4 में। फैक्ट 2, पूरा फैक्चुअल बात करूंगा तुमसे, सिर्फ फैक्ट पे बात करूंगा, ठीक है ना? और देखो इसमें तो क्या है, डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में है। इसमें कुल आर्टिकल कितने हैं? तो माय डियर, 12 से लेकर के 35 तक तो कहां था? फंडामेंटल राइट्स में था। 12 से 35 तक कहां था? फंडामेंटल राइट्स में। तो जाहिर सी बात है कि 36 से लेकर के 51, क्योंकि उधर 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय शुरू हो जाएंगे 52 से। तो यहां डीपीएसपी में है 36 से 51 तक। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि पीछे इस पे एक बार मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा आप। तो इसमें देखिए, भाग जो है 4 में, भाग 4 में क्या है? 36 से लेकर के 51 तक है। कितना? 36 से लेकर के 51 तक है। आगे क्या है? फिर दूसरा, ये भाग 3 और भाग 4 में एक बड़ा अंतर है। भाग 3 जो है ना, वो राज्य के लिए निगेटिव है। मतलब हाउ एनी कंडीशन, राज्य को भाग 3 को फॉलो करना ही पड़ेगा, समझ रहे आप? लेकिन भाग 4 में ना, राज्य के लिए एकदम पॉजिटिव है भाई, मनमाना है, चाहे करे चाहे ना करे, कह देगा बजट ही नहीं है। समझ रहे आप बात को? तो क्या कर लेंगे आप? और दूसरा, आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी ये वाद योग्य नहीं है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया? कि वाद योग्य नहीं है। यानी आप जो है ना, भाग 4 को लागू करवाने के लिए, भाग 4 में जितनी बातें कही गई हैं उसको लागू करवाने के लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते हैं। उसी को बोलता है कि ये वाद योग्य नहीं है। किस आर्टिकल में है? 37 में। क्यों? क्योंकि 36 में माय डियर, 36 में क्या है? 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की कौन सी परिभाषा है? तो वही है जो अनुच्छेद 12 में था, है ना? यानी ऐसी सभी संस्थाएं जो अपना नियम कानून बना सकती हैं, उनका संचालन कर सकती हैं, समझ रहे हैं, अपने विभाग में कोई भी कार्रवाई कर सकती हैं, वो सभी स्टेट में आएंगे, यानी राज्य में गिने जाएंगे। यहां तक कि विश्वविद्यालय भी, वो भी किस में आएगा? राज्य में ही आएंगे। तो ऐसी सभी संस्थाएं जो अपना कानून बना सकती हैं और उसका संचालन वगैरह करने का अधिकार रखती हैं, वो सभी किस में आएंगी? तो राज्य की परिभाषा में आएंगे माय डियर। तो देखो, यहां बहुत सारे फैक्ट एकदम भर भर के निकलने वाले। तो नंबर 1 क्या? भाग 4। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म करो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना? कितने आर्टिकल हैं? तो 36 से लेकर के 51 तक। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। कौन सी? वही जो अनुच्छेद 12 में है, ठीक है ना? फिर 37 में क्या कह रहा है? 37 में कह रहा है कि ये वाद योग्य नहीं है, यानी इनको किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। आगे देखिए, यहां कुछ बातें लिखी हुई है। नीति निर्देशक तत्व वे संवैधानिक निर्देश है जो राज्य को बताते हैं कि कानून कैसे बनाएं, शासन किस दिशा में चले, समाज को समान, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बनाया जाए। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? कि जो भाग 4 है संविधान का ना, वो उसका उद्देश्य क्या है? तो माय डियर, उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य बोलते हैं ना कि भैया कल्याण हो गया। कल्याण मतलब किसी की मदद करके उसका उत्थान करना, किसी की हेल्प करके उसका उत्थान करना। भाई बूढ़ा आदमी है, वो जो है अब कुछ कर नहीं सकता है, बीमार आदमी है, ऊपर से गरीब है, दवा नहीं ले सकता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, समझ रहे ना? तो तमाम तरह की समस्या है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तमाम तरह की समस्या है। तो ये सारी समस्याओं का हल कहां बताया गया है? भाग 4 में बताया गया है।
इसीलिए भाग 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्य जो है ऐसा कार्य करे कि जिसमें क्या हो, सभी लोगों को समान रूप से न्याय और उनका जीवन बेहतर बन सके। समझ रहे ना? तो उसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ रहे आप? आगे देखो आप, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा माय डियर, ये 36 से 51 तक टोटल आर्टिकल इसमें कितने हैं? 36 से 51 तक भाग 4 है, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति इसकी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसको वाद योग्य नहीं है। वही तो मैंने आपको बताया कि 37 में यही दिया गया कि वाद योग्य नहीं है, मतलब किसी न्यायालय में इसको प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। वही बातें इसमें दी गई माय डियर, ठीक है ना? ठीक है ना? सरकार का नैतिक कर्तव्य है इन्हें लागू करना। नैतिक कर्तव्य का मतलब है ना, बहुत झुलझुला वाली बात है। नैतिक कर्तव्य का मतलब हो गया लागू करे चाहे ना करे। समझ रहे बात को? लागू करे चाहे ना करे, समझ रहे? जबकि भाग 3 में क्या है? सरकार के ऊपर एकदम प्रेशर हो रहता है कि फंडामेंटल राइट्स का इधर उधर नहीं कर सकते, मजबूरी है उसको सरकार को लागू करवाना। समझ रहे बात को? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है माय डियर। क्या है राज्य में? क्या है राज्य की परिभाषा में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय है, अरे नगर निगम वगैरह है ना यार, सब उसी में आएगा। सरकारी संस्थाएं जितनी हो गई, विश्वविद्यालय वगैरह हो गए, ये सभी उसी में आएंगे। यही जो है अनुच्छेद 12 में भी है, ठीक है? अब कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। कैसा राज्य बनाना? तो वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है ना? ठीक है ना? केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान पूर्वक जीवन भी। क्या क्या भाई? शिक्षा क्या है? अगर शिक्षा ना हो तो आदमी वैसे भी पशु के समान है। कहा गया ना, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा के बिना इंसान जानवर की तरह हो जाता है। समझ रहे बात को? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि राज्य का काम है कि वो कल्याण कैसे करेगा। तो शिक्षित करके आदमी का हेल्थ क्या है, यानी लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है ना? तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे करके, रोजगार को ध्यान में रखते हुए, और सम्मानजनक जीवन मतलब स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो, जाति और मजहब को लेकर के भेदभाव ना हो, और कोई आदमी किसी आदमी को छोटा या बड़ा ना समझे। समझ रहे आप? तो दैट इज सम्मान पूर्वक जीवन। आगे देखो भैया, आगे देखो आप क्या कहा गया है इसमें। कह रहा है कि ये जो है ना, नीति निर्देशक तत्वों पर किसका समाजवादी सिद्धांत ज्यादा है? कैसा सिद्धांत है? तो इस पर समाजवादी यानी क्या कह रहा है? सोशलिस्टिक जो है प्रिंसिपल, यानी समाजवादी सिद्धांत, ठीक है ना? यानी समाज को ध्यान में रख करके, क्या? आर्थिक सामाजिक समानता पर आधारित है। यानी ये पूरा का पूरा जो भाग है, भाग 4, हमने पीछे भी आपको बताया था, इसमें मुख्यतः 2 प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कैसा? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक 2 प्लेटफॉर्म पर राज्य को काम करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। किस पे? सामाजिक और आर्थिक, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। भाई सामाजिक जेंडर के आधार पे भेदभाव है, रंग के आधार पे भेदभाव है, जाति के आधार पे भेदभाव है। समझ रहे आप? तो ये जो समाज में धर्म के आधार पे भेदभाव है, तो ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। इनको कम करना, इनको खत्म करना, और समाज में जो है एक बेहतर जो है सामाजिक व्यवस्था कायम करना है इसका मुख्य उद्देश्य। चूंकि मैंने पीछे बताया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 38 आ गया। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय असमानताओं को कम करना। अब आप बताओ ना, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के प्रस्तावना में भी आपको मिल जाएगा 3 तरह का न्याय। कैसा कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक। सामाजिक न्याय क्या है माय डियर? सामाजिक न्याय ये है कि जैसा हमने आपको कहा कि जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, समझ रहे ना, यानी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धन के आधार पर, इस तरह का कोई भी भेदभाव समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। आर्थिक न्याय क्या है माय डियर? आर्थिक न्याय ये है कि इतना भी कोई गरीब ना हो
कि वो जो है ठीक से खा न सके और अपना इलाज न करा सके, और कोई इतना भी अमीर ना हो जाए, है ना, कि देश की जो है नदियां पहाड़ जंगल और सबको नष्ट कर दे। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत उसकी असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको भी बैलेंस में लाना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। और तीसरा क्या है? राजनीतिक न्याय क्या है माय डियर? राजनीतिक न्याय में जैसे अमूमन है वोट डालने का, है ना, तो वो अंबानी का बेटा हो और चाहे वो गोड़ई और मेघई का बेटा हो, सबको जो है एक वोट डालने का राइट है, समझ रहे हैं आप। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे, और हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी जाति मजहब का आदमी हो, हालांकि उसमें भी कैटेगरी और रिजर्वेशन वगैरह बनाए गए हैं। तो ये अनुच्छेद हमारा 38 कह रहा है। आगे देखिए आप क्या कह रहा है। 39 में क्या कह रहा है कि राज्य सुनिश्चित करेगा, हालांकि ये पूरा भाग 4 राज्य का ही डायरेक्शन, यानी राज्य को कहा गया है। संविधान राज्य से कह रहा है देख भाई तेरे को ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आर्टिकल 39 में देखो क्या कह रहा है कि आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार है। भाई साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी काम, रेहड़ी पटरी का भी कानून है, हम कोई भी इस तरह का व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन चला सकते हैं। और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जो है अपने नागरिकों को आजीविका के अवसर और साधन उपलब्ध कराए, समझ रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी को कम किया जा सके। समान वेतन है ना, समान वेतन क्या है कि स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं तो उनके बीच में जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए? समान वेतन होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए। धन का समान वितरण का क्या मतलब है कि एक आदमी इतना अमीर न होने पाए और मैक्सिमम जनता कंगाल न होने पाए, है ना, यानी धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए माय डियर? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि एक के आदमी के पास घूरे की तरह नहीं इकट्ठा हो जाना चाहिए कि वो अपने लड़का के शादी में 500 करोड़ खर्चा करे और एक गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी के बारे में सोच सोच के मर जाए, बैंक से कर्जा भी उसको ना मिले, जो खेत बाड़ी है वो बेच डाले। तो इस तरह की भी असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी धन का समान वितरण होना चाहिए, धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। बच्चों व श्रमिकों का शोषण न हो। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए तमाम तरह का उनका गरीबी की वजह से शोषण हो रहा है। कहीं वो भट्टे में काम करने जा रहे हैं, कहीं होटल में काम करने जा रहे हैं, कहीं चूड़ी के कारखाने में काम करने जा रहे हैं, कहीं पटाखे की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, चाय की दुकानों में काम कर रहे हैं। तो देखिए आप ना, जो बचपना यार पढ़ने लिखने के लिए होना चाहिए और खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में आप गरीबी ने आदमी को किस हाल में जो है झोंक दिया है। तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्यारा है, हमारा संविधान कितना प्यारा है कि राज्य को डायरेक्शन दे रहा है कि देखो ये सारी बात का ध्यान रखो कि बच्चों और श्रमिकों का शोषण न हो, श्रमिकों का शोषण न हो, उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं, और उनको जहां पे वो काम कर रहे हैं उनके साथ उस तरह का व्यवहार होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और समय पे उनको मजदूरी, यानी कहा गया है ना कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी मजदूरी मिल जाए, इसी को न्याय बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो ये हमारा आर्टिकल 39 कह रहा है। आगे क्या कह रहा है देखिए आप, आगे 39 का ए है, क्या कह रहा है? निःशुल्क कानूनी सहायता। मान लीजिए कि आप किसी वजह से किसी कानूनी पचड़े में फंस गए भाई साहब, अब पता चला यार कि आपके पास पैसा कौड़ी है ही नहीं है, आप गरीब आदमी हो, तो आप बताओ, वकील लोग देख रहे कितना मोटा मोटा फीस लेते हैं, वकील से बोलो कि भाई साहब थोड़ा मेरे हाथ पे थूक दीजिए, तो बोलेगा पैसा दीजिए। मतलब वकील लोग बिना पैसा लिए तो आपका एक काम कर ही नहीं सकते। अब ऐसे सिचुएशन में आप बताओ कि किसी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे मिलेगी? तो संविधान ने उसका भी क्राइटेरिया तैयार किया, जैसे SC ST हैं, महिलाएं हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं, समझ रहे आप, तो उनके लिए निःशुल्क जो है वो कानूनी सहायता मिलेगी, और जिससे क्या है कि न्याय जो है, जो जस्टिस है, वो सब तक पहुंच सके, समझ रहे बात को। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? 41 आ गया, हालांकि 40 हो सकता है कि बाद में अभी जोड़ा गया हो। 40 में क्या है? 40 को आप थोड़ा समझ लो। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में राज्य को डायरेक्शन दिया गया है कि वो पंचायतों का गठन करे, ग्राम पंचायतों का गठन करे, ग्राम पंचायतों का गठन करके उनको स्वतंत्रता दे दे,
ताकि वो अपने गांव का विकास अच्छे से कर सके, मतलब उनको दबा के ना रखिए। और एक बात और बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ये जो पंचायती व्यवस्था है ना, इसमें किसका असर ज्यादा है, तो इसमें गांधी जी और अंबेडकर साहब में दोनों में बहुत मतभेद था। अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे इसके लिए, लेकिन गांधी जी का जोर था कि वो जो है गांव में जो है वो पंचायतों का विकास होना चाहिए, ग्राम पंचायत बननी चाहिए, ग्राम पंचायतों का जो है गठन होना चाहिए। तो वो हमारे आर्टिकल 40 में है और राज्य से कहा गया है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे और उनकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करे। समझ रहे? तो 40 में है पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है माय डियर, है ना, अनुच्छेद 41 में शिक्षा वगैरह की भी व्यवस्था इसमें कही गई है। और उसके साथ क्या क्या, बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है, बीमारी है। समझ रहे हैं आप? तो ये देख रहे हैं आप, ये कोड़ की तरह है। बेरोजगारी क्या है, कोड़ की तरह होती है। एक बेरोजगार आदमी ना कितना भी काबिल क्यों ना हो ना, अगर वो बेरोजगार है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके पास काम धंधे नहीं है, तो उसका जीवन एकदम नर्क बन जाता है। समझ रहे? तो ऐसे में अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, है ना, क्या वृद्धावस्था है, आदमी बूढ़ा हो गया, मजबूर है, पता लगा गरीब आदमी बूढ़ा हो गया है, अब ऐसे में उसकी हालत खराब है, उसको दाना पानी पूछने वाला कोई नहीं है, अब पता लगा नई नई पतो हुआ है, वो देख रही पेंशन पेंशन इनको मिलता ही नहीं है। समझ रहे? तो वो 3 बार भाव खाएगी। तो ऐसे में सरकार ने जो है, यानी बाई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट यानी स्टेट ने क्या किया, वृद्ध लोगों को पेंशन की व्यवस्था किया है। लेकिन एक शिकायत है सरकार से कि थोड़ा इनकी पेंशन को और बढ़ाया जाए ताकि ये भी अच्छा जीवन जी सके। अब बीमारी की अवस्था है, तो गरीब आदमी के लिए बीमार है, उसको देख रहे हैं कि कितना मोटा मोटा फीस लेते हैं ये हॉस्पिटल वाले लोग। समझ रहे हैं आप? तो इतना ज्यादा, अगर गरीब आदमी बीमार हो गया, उसको कोई बड़ी बीमारी हो तो वैसे मर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, बेरोजगारी में, वृद्धावस्था में, बीमारी में, इनको जो है सहायता पाने का अधिकार है, किससे? राज्य के द्वारा। ये बात 41 में कही गई है माय डियर। और 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है ना? आगे देखो आप, 42 में क्या कहा गया है ना, मातृत्व राहत और कार्य की मानवीय परिस्थितियां। मातृत्व राहत यानी प्रसूति वाला, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको जो है नजदीक के जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे पहुंचाने के लिए गाड़ी वगैरह है, और उनको कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं अगर वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में उनका प्रसव कराया जाता है। तो ये उससे संबंधित है। समझ रहे? प्रसूति सहायता और कार्य की मानवीय परिस्थितियां। समझ रहे आप? अब पता लगा कि आदमी को जो है यार टट्टी के टैंकर में आप डाल के उससे साफ करवा रहे हैं बिना किट वगैरह के जो है, अरे आज तो ये सारा काम मशीनों से भी हो सकता है, फिर आदमी का यूज इसमें क्यों कर रहे हैं? तो वो मानवीय परिस्थितियां नहीं है ना। तो 42 में क्या कहा गया है कि आदमी को काम में तो जरूर लीजिए, लेकिन उसके लिए वहां पर मानवीय परिस्थितियां मौजूद होना चाहिए। समझ रहे? तो उम्मीद है कि यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।